नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। देहरादून सचिवालय में 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। 12 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। तो शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव इस बैठक में लाए जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में लाए जा सकते हैं। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो शायद आज की जो बैठक है कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण है, अहम बैठक है और ठीक 12 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर हम बात करें तो अब कैबिनेट मीटिंग में जो शिक्षा और वन, पशुपालन और ऊर्जा विभाग के जुड़े प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है और कई प्रस्ताव भी आ सकते हैं। इसके अलावा भी चारधाम और मानसून की अवधारणा तो मानसून को लेकर के भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ अगर हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर के जिस तरह से लगातार जो हेलीकॉप्टर की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, तो उसको लेकर के भी हमें सरकार कुछ ना कुछ फैसला ले सकती है। कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो किस तरह से बेहतर व्यवस्था यहाँ पर करनी है, किस तरह से जो दुर्गम और सुगम क्षेत्र में जो शिक्षक हैं और उनकी लिस्ट को लेकर के साथ ही साथ जो नई भर्तियां जो होने जा रही हैं उसको लेकर के भी आज कैबिनेट फैसला ले सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो लोगों की सहूलियतों के लिए और तमाम जन सरोकार की जो योजनाएं हैं उन पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए जो तमाम प्रस्ताव आने वाले हैं इन पर मोहर लग सकती है और आने वाले समय में लोगों को खास सहूलियतें यहाँ पर इन तमाम योजनाओं के माध्यम से मिल सकती हैं। देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो इसमें कुछ न कुछ नया राज्य के लिए होता है, जनहित के लिए होता है। तो ये माना जा सकता है क्योंकि चाहे वो शिक्षा हो, वन हो, पशुपालन हो, ऊर्जा विभाग हो, उसके साथ ये इसमें से जो तमाम जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको लेकर के सरकार कुछ फैसला ले सकती है। इन तमाम नीतियों पर, तमाम चीजों पर आज कैबिनेट कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकती है। ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा को लेकर के जिस तरह से बिजली कटौती का मामला जो प्रदेश में चल रहा है उसको लेकर के भी सरकार फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ किस तरह से बिजली की खपत को बनाया जाए, किस तरह से बिजली लोगों को उत्पाद के रूप में दी जाए, तो इसको लेकर के भी चर्चा की सकती है। अगर हम एकल महिलाओं की बात करते हैं तो सरकार का लक्ष्य है कि किस तरह से महिलाओं का को रोजगार से जोड़ना है, क्योंकि इसमें 2 लाख तक की जो योजना है, 2 लाख तक का ऋण है वो सरकार एकल महिलाओं को देने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि लगभग 75% जो है वो महिलाओं को यहाँ पर रोजगार में जो छूट है वो देने की कोशिश कर रही है। अगर हम उपनल कर्मचारियों की बात करें जो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनका यहाँ पर समायोजन किया जाए, उसको लेकर के भी आज कैबिनेट फैसला ले सकती है। अगर फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो फार्मासिस्ट में लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है, तो ये माना जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार कुछ न कुछ फैसला ले सकती है। जी बिल्कुल हरीश, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आज इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है और यही वजह है कि काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक हो जाती है। क्योंकि अब लगातार अगर धामी सरकार की हम बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद तमाम योजनाएं जो कि जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं, जनता की भलाई के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करते हुए नजर आते हैं और कहीं पर भी कोई खामी की गुंजाइश अब रह नहीं गई, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो सरकार है वो काम करती हुई प्रदेश भर में नजर आ रही है। आने वाले समय में कई ऐसी योजनाएं सरकार लाने की तैयारी कर रही है जिससे प्रदेश का बहुमुखी विकास यहाँ पर होने की आशंका जताई जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए साहब, क्योंकि प्रदेश में किस तरह से विकास की जो लोग है वो दी जाए और किस तरह से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किस तरह से
जो अंतिम व्यक्ति करते हैं उस तक विकास की चिंगारी को पहुंचा सके। तो ये लक्ष्य नामी सरकार का भी है और लगातार जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि किस तरह से लोगों का उत्थान किया है, गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता रही है। तो इसी तरफ लगातार काम भी किया जा रहा है। और ये विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो चाहे वो सड़कों का हो या फिर पुल निर्माण का हो, चारधाम यात्रा रूट का अगर हम बात करें तो क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, क्योंकि यहाँ की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, तमाम लोगों का रोजगार इससे बनता है। और ऐसे में जो सही जो लोग हैं, हजारों लोग जो हैं वो चारधाम यात्रा पर निर्भर भी हैं। तो ऐसे में सरकार की ये मानना है कि किस तरह से इन लोगों को सहूलियत दिया जाए। पर्यटन की दिशा में अगर बात करें तो पर्यटन को लेकर के भी सरकार नई योजनाएं लेकर आ रही हैं, ताकि जो लोग हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, उनको रोजगार के अवसर मिल सकें, यानी कि जो लोग भी कहीं न कहीं अपने रोज के जो कार्य हैं उससे जुड़ सकें। तो निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से अगर हम पहाड़ हो या मैदान हो, दोनों ही तरफ किस तरह से लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए, किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस तरफ निश्चित तौर पर धामी सरकार काम भी कर रही है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है और इस बैठक से कई उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में जो तमाम जन सरोकार की योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम प्रस्ताव आ जा सकते हैं और इस बैठक में उन पर मोहर लग सकती है। शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए कई प्रस्तावों पर आज इस बैठक में मोहर लग सकती है। 12 बजे का समय निर्धारित है। सचिवालय में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज होगी। उधर सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम धामी ने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 63.60 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया। तो नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट के दौरान सीएम धामी ने अमित शाह से राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य की विद्युत अधोसंरचना की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन पारेषण को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी और सशक्त होगा। वहीं सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और जन सुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। साथ ही सीएम धामी ने धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। सीएम धामी ने राज्य के आपदा और राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देश शुल्क को माफ करने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा सीएम ने ग्वालदम से नंद केसरी होते हुए थराली, देवाल, मुंदोली, वाण मोटर मार्ग के रखरखाव और अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने कहा कि यह सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। प्रत्येक 12 सालों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा है जो साल 2026 में प्रस्तावित है। ये यात्रा राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग के इतने बुरे हाल है कि घोड़े खच्चरों का चलना मुश्किल हो गया है। जन की चट्टी से यमुनोत्री धाम तक जगह जगह कीचड़ होने से तीर्थ यात्रियों को न सिर्फ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है बल्कि रास्ते में जोखिम भी बना हुआ है। ऊपर पहाड़ियों से पत्थर गिरने का भय भी बना हुआ है। फिसलन भरे रास्ते में घोड़े खच्चर भी चोटिल हो रहे हैं। 6 किलोमीटर पैदल चढ़ाई जितनी कठिन है उतना ही जोखिम भरी भी है। तो भंडेली गाड़ से जाने वाले वैकल्पिक मार्ग पर लीद और मिट्टी के साथ लगातार बारिश के कारण कीचड़ बना हुआ है। घोड़े खच्चर आधा फीट कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। साथ ही पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था की भी सख्त ज़रूरत है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि मार्ग में नियमित सफाई कराई जाए ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित बन सके।
मैं महावीर पौर माही। मैं यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थापन लगी हमारी यात्रा मजिस्ट्रेट और जिला पंचायत जानकी चट्टी पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो यमुनोत्री धाम का जो पैदल मार्ग बंडेली घाट से यमुनोत्री वाला है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, गंभीर है और कीचड़ ही कीचड़ आजकल रास्ते में देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे मजदूर भाई परेशान हैं और कीचड़ में डूबने को मजबूर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि या तो उस रास्ते को बंद किया जाए या उस रास्ते की हफ्ते में कम से कम 2 बार साफ सफाई की जाए और उसके बाद उस रूट का संचालन किया जाए, अन्यथा उस रास्ते को मजदूर हितों के लिए तत्काल बंद किया जाए। यह मेरा विनम्र आग्रह शासन प्रशासन से है। धन्यवाद। उधर सीसीआर सभागार में 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में स्थानीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और राज्य के समावेशी विकास के लिए अपने अपने सुझाव साझा किए। आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने बताया कि आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा। आयोग त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए सभी जनपदों में विचार विमर्श कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति प्रतिशत में होगी। पहले आप अपने दायित्व को पूर्ण करें। जिला पंचायत में जो प्लान बनाना है, ग्राम पंचायत में जो प्लान बनाना है, ग्राम पंचायत उस समय सारिणी के अनुसार बना। उसके बाद वो केंद्र पंचायत होगी। केंद्र पंचायत अपना और समस्त अपने क्षेत्र का ग्राम पंचायतों का प्लान एकीकृत करके जिला पंचायत अपना प्लान समस्त जो 6 ब्लॉक से आके जिसमें पूरे आपके ग्राम पंचायत सम्मिलित है, सबका एकत्रित करके जिला नियोजन समिति उनके समझ में जब आपने वहां दे दिया तो उनके लिए बाध्यता बन गई है कि इस पर विचार करें। पहले उधर हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर के तीसरे वेंडिंग जोन की स्थापना की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि सीएम धामी के निर्देशन में हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल के तीसरे वेंडिंग जोन को नियमानुसार पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सभी विभागों का समन्वयक स्थापित करने नगर निगम प्रशासन की एक अच्छी सार्थक पहल है। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि नगर वेंडिंग जोन को मूलभूत सुविधाओं के साथ कड़े नियमों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो देखने आए हैं कि अगर जो पहले से लग चुके हैं उनको शिफ्ट जहाँ चौड़ी जगह है वहाँ पर किया जाए, तो उसके मद्देनजर आए हुए हैं। पार्षद जी का जो मूल है कि जहाँ पे ऐसे जगह रखा जाए कि कोई विरोध ना हो और चौड़ी जगह पर रखा जाए, और जहाँ पे रखा जाए वहाँ साफ सफाई पूर्ण रूप से रखी जाए और मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो देखने आए हैं कि अगर जो पहले से लग चुके हैं उनको शिफ्ट जहाँ चौड़ी जगह है वहाँ पर किया जाए, तो उसके मद्देनजर आए हुए हैं। पार्षद जी का जो मूल है कि जहाँ पे पहली बात तो यह है कि सर्वे नहीं किया जा रहा। 2012 के अंदर पूरे नगर निगम क्षेत्र के 15 वेंडिंग जोन पास किए गए थे, जिसमें से 3 वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। एक वेंडिंग जोन जो है वो ललकारो पुल का आपने देखा होगा संचालित हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। दूसरा आपने देखा होगा पुल जटवाड़े का, वहां भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में आपत्ति लगाई थी, उसका जवाब हमने जो है माकूल दे दिया। उसका हमने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी योजना के तहत इनको दुकानें दी जा रही। अब आ जाती है यहाँ की समस्या। यहाँ की समस्या ये आती है कि सेक्टर 2 बैरियर से लेकर और भगत सिंह चौक का ये 200 का वेंडिंग जोन है, और जिसका नोटिफिकेशन 2012 के अंदर हो रखा है। और इसमें जब नोटिफिकेशन किसी चीज का होता है, जब अधिसूचना जारी होती है, तो नीचे से ऊपर तक फाइल चलती है। उधर खड़खड़ी क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर्स पर खुली दवाइयों के उपयोग और बिना पर्चे के दवाइयां बेचने की शिकायतें मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कई मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया, जहां अनियमितताएं पाई गई। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कुछ मेडिकल स्टोर संचालक खुले में दवाइयां बेच रहे थे, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी और आगे से नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में दोबारा गलती पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। हरिद्वार नशा मुक्त करने के लिए ड्रग विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहां से, और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया। एक क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए तो वो काट करके, अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पर दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयां खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। जैसे कि उधर नगर पालिका में जर्जर खंभे और झूलते तार लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। बिना कवर के तार और गलते बिजली के खंभे हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं। बिजली खंभों के पास रोजाना अस्पताल और जिम जाने वालों के वाहन खड़े होते हैं। बरसात के मौसम में करंट फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। बिजली विभाग लापरवाही बरत रहा है। तो बिजली के खंभों के पास रोजाना वाहन भी खड़े होते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती है। जर्जर खंभे और झूलते तार जानलेवा खतरा पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमेशा ही किसी बड़ी दुर्घटना का डर बना रहता है। खंभे भी जर्जर हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। कोई इसको लेकर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कई जगहों पर नंगे तार झूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिना कवर के ये तार किसी भी बड़ी दुर्घटना को कभी भी न्योता दे सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन खंभों के बगल में वाहन भी खड़े हैं। करंट फैलने का खतरा हर वक्त बरकरार है। लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है हरिद्वार में, जहां पर जर्जर हालत में खंभे हैं, बिना कवर के तार लटकते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय बिजली विभाग के द्वारा कई जगहों पर जो है कार्य भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी देखी गई है कि जहां बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। जैसे कि जर्जर हुए खंभे, कुछ खंभे ऐसी भी हालत में देखे गए हैं कि जो नीचे से पूरे जंग खा करके आधे खत्म हो चुके हैं और उनकी स्थिति इस अवस्था में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी घटित हो सकता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद हरिद्वार के अंदर भूमिगत लाइनें बिछाई गई हैं। बरसात का मौसम आने वाला है। पिछली बरसात में भी कई जगहों पर ये भूमिगत लाइनों के कारण जो है कई हादसे घटित हुए हैं और इसको देखने के बाद आने वाली बरसात को लेकर के स्थानीय निवासी जो है चिंताग्रस्त है। मनोज, वहीं जिस तरीके से स्थानीय लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से दुर्घटना का डर हर वक्त बना रहता है, ऐसे में क्या उनकी तरफ से कभी प्रशासन से कोई गुहार लगाई गई है? क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों के द्वारा तो कई दफा शिकायतें की जाती हैं और कई जो भूमिगत लाइनों के जो बॉक्स बनाए गए हैं, कुछ बॉक्स ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर कवर तक नहीं है। आगे के उनके जो दरवाजे हैं, दरवाजे टूट चुके हैं और जिसमें कई दफा कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आगजनी जैसी समस्याएं आमतौर पर आए दिन देखी जाती रहती हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण कई दफा इन बॉक्सों के अंदर आग भी लगी है, जिससे बड़े हादसे होने से भी बचे हैं। जी चलिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यमकेश्वर के गीता आश्रम परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 9 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष पर संबंधित अधिकारियों को एक पखवाड़े के अंदर निस्तारण के निर्देश दिए गए।
तो गैंडखाल के ग्रामीणों की पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वो ये सुनिश्चित करें कि तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। इसके अलावा अन्य शिकायतें राजस्व और नगर निकाय आदि से संबंधित थी। तो बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर जहां कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस महिला मोर्चा धरना दे रही है, वहीं बीजेपी उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस की आदत बन गई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और कांग्रेस के नेताओं को अपने समय का याद करना चाहिए। सरकार की धरना प्रदर्शन करना आज कांग्रेस की टेंडेंसी बन गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कोई इस प्रकार का कोई जन मुद्दा नहीं है कि जो वो सरकार को घेर सके। तो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने समय को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय क्या क्या कार्रवाई हुई है। मैं आपको कुछ याद दिला दूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को याद दिला दूं कि नन्ही परी जो हल्द्वानी की थी, नन्ही परी कि जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिन लोगों ने दोषियों ने जिस प्रकार से उसके साथ घटना की, एक हफ्ते तक कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के मुखिया के कान पर जूं तक नहीं गई। सरकार की उधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अभिनव पहल करते हुए प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की। जन सुनवाई में 125 व्यक्तियों द्वारा विद्युत, भूमि आदि से संबंधित समस्याएं और मांग दर्ज कराई गई। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने मदरसा इस्लामिया मिसबाउल इस्लाम के संचालक द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की शिकायत के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को संचालक के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पदों और स्थानों में आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने पूरी पारदर्शिता के साथ विकास भवन स्थित एनआईसी कक्ष में की। जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय सहित सभी 15 विकासखंड कार्यालयों के माध्यम से 14 और 15 जून को आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। कुल प्राप्त 390 आपत्तियों की सुनवाई एनआईसी कक्ष में की गई। आपत्तियों में प्रमुख पद के सापेक्ष 12, सदस्य जिला पंचायत के सापेक्ष 34, सदस्य क्षेत्र पंचायत के सापेक्ष 118, प्रधान पद के सापेक्ष 226 आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों की सुनवाई के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी मिर्क भी उपस्थित रहे। जो अनंतिम सूची रिजर्वेशन को लेकर जारी की गई थी, तो इस संबंध में हमने आपत्तियां आमंत्रित की थी। लास्ट 2 दिनों में आपत्तियां जो है उनकी कुल संख्या 389 अभी आई है और उसी क्रम में आज हमारी सुनवाई की तिथि नियत है और इस क्रम में अभी तक क्षेत्र पंचायत की सुनवाई की जा चुकी है और पद प्रधानों से संबंधित आपत्तियों का। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं इस मामले में माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने अपने पक्ष रखा। हमारी जो विशेष आपत्ति थी कृषि ब्लॉक में, पहले तो पूरे परसिमन पे थी कि परसिमन के आधार पे जो अगर बाय द वे 2011 की जनगणना के अनुसार ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हमने कहा 2011 और 2024 के बीच में 2 चुनाव हो गए, 2014 और 2019। 2014 में तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।